हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं एवं कौन कौन से कमेटियां बनाई गई हैं राजभाषा के लिए, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने भाषाओं को शामिल किए गए हैं और इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 यानी राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा अधिनियम रूल 1976 के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत कौन कौन से नियम हैं और धाराएं हैं उसके बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कौन कौन से पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं उसके बारे में जानेंगे और उसको पास होने पर मिलने वाले पुरस्कार या राशि कौन कौन से हैं और राजभाषा के इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में जानेंगे, जो कि सारे कर्मचारियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके काफ़ी प्रश्न विभागीय परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि राजभाषा होता क्या है। राजभाषा हमारा होता है राजकाज या प्रशासन चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो हमारा राजभाषा कहलाता है। ये इसका हमारा डेफिनेशन हो गए। नेक्स्ट, पहले प्रश्न की बात करें तो संविधान सभा ने हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में कब अपनाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को अपनाया था, जिसमें हमारा हिंदी पखवाड़ा के रूप में भी मनाते हैं 14 सितंबर से 28 सितंबर के बीच। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंगर ने इसको प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न था भारत में हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हमारा 14 सितंबर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है, तो यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। वही मातृभाषा यानी मदर टोंगो हमारा दिवस होता है, वो हमारा 21 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को मनाया जाता है वो पहली बार कब मनाया गया, तो इसका सही उत्तर हमारा 1953 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस दिन ही हमारा 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया, जिसे आप राजभाषा दिवस के रूप में भी जान सकते हैं। वहीं नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि विश्व हिंदी दिवस जो 10 जनवरी को मनाया जाता है वो पहली बार कब मनाया गया, तो वो मनाया गया था 10 जनवरी 2006 को पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारत संघ की राजभाषा क्या है, तो भारत संघ की राजभाषा हमारा हिंदी है। वहीं अगर लिपि की बात करें तो स्क्रिप्ट हमारा देवनागरी स्क्रिप्ट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का प्रावधान किया गया है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 120, 210 और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जितने भी हमारा है अनुच्छेद, उसमें राजभाषा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग यानी पार्ट में दिए गए हैं, तो ये हमारा भाग 5, 6 और भाग 17 में इसका प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में हैं, तो ये हमारा 343 से 351 भाग 17 में दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो ये हमारा अनुच्छेद 351 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि संसद द्वारा राजभाषा पर प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो इसका सही उत्तर हमारा 18 जनवरी 1968 हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद व किस भाग में किए गए हैं। यानी जो हम संसद में यानी पार्लियामेंट्री में हम करते हैं तो वो हमारा अनुच्छेद 120 और भाग 5 के अंतर्गत आता है, जिसमें यह बताया गया है कि हिंदी या अंग्रेजी में किसी भी दस्तावेज का या लैंग्वेज का प्रयोग किया जाना है, जो कि संसद के अंतर्गत है। वहीं इसके अलावा अगर आपसे विधानमंडल जो सारे राज्य के स्तर पर होते हैं, स्टेट लेवल पर, उसमें भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 210 और भाग 6 में किया गया है, लेकिन वहीं संसद में अनुच्छेद 120 और भाग 5 में किया गया है। दोनों में यही बताया गया है कि हिंदी या अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 किस अध्याय में है। तो ये हमारा हो जाएगा अध्याय फर्स्ट में, यानी संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा से जो हमारा संबंधित है वो हमारा अध्याय फर्स्ट, जो कि 343 अनुच्छेद से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, संविधान के भाग 17 को संसद के किस तिथि को पास किया गया था संसद में। तो यह पास किया गया था 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, संविधान के भाग 17 में कितने अध्याय हैं यानी चैप्टर्स हैं। टोटल चैप्टर की बात करें तो 4 चैप्टर यानी 4 अध्याय दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा से संबंधित अध्याय 2 में कितने अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें 3 अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद है। तो यह हमारा भाग 17 में टोटल अनुच्छेद 343 से 351 तक आते हैं, जिसमें टोटल 9 अनुच्छेद आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो संघ की राजभाषा से संबंधित विशेष निर्देश संविधान के भाग 17 के किस अध्याय में दिए गए हैं। तो ये अध्याय 4 में दिए गए हैं। नेक्स्ट जानते हैं कि टोटल जो हमारा 343 से 351 तक जो अनुच्छेद भाग 17 में प्रावधान किए गए हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले 343 के अंतर्गत हमारा संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी लिपि में आती है। वहीं अनुच्छेद 344 की बात करिए तो राजभाषा के संबंध में आयोग संसद की समिति के गठन का व्यवस्था किए गए हैं। वहीं 45 में बात करें तो राज्य की भाषा का निर्देश दिया गया है, किस राज्य के लिए कौन सी भाषा राजभाषा होगी। नेक्स्ट 46 में बताया गया है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्राचार जो हमारा किए जाते हैं उसकी व्यवस्था प्रावधान किए गए हैं। वहीं अनुच्छेद 347 की बात करें तो किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट प्रश्न बताया गया है अनुच्छेद 348 में कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों के लिए प्रयोग किए जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट 349 में बताया गया है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियों अधिनियमों करने वाली विशेष प्रक्रियाओं से संबंधित इसमें बताया गया है। नेक्स्ट बताया गया 350 में व्यवस्था के निवारण के लिए अभ्यावेदन या में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। वहीं 350 के क में बताया गया है कि किसी भी राज्य में जो प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा शिक्षा लिया जाए वो अपनी मातृभाषा यानी मदर टंग में ही लेंगे। वहीं 350 के ख में बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार की प्रावधान किए गए हैं। वहीं 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं। ये सारे आप 343 से 351 के सारे अनुच्छेद के बारे में आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न बताया गया था कि एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य और संघ के बीच प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। इस प्रश्न को इसलिए लिया गया है ताकि किस तरह से इसमें परीक्षा में यानी एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें एक राज्य से दूसरे राज्य या संघ और राज्य के बीच जो प्रयोग भाषा होती है उसका उल्लेख अनुच्छेद 346 में किया गया है। वहीं नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय आदि की भाषा की का व्याख्या किस अनुच्छेद में है।
तो यह अनुच्छेद 348 के अंतर्गत है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 344 के 1 में प्रावधान किया गया है। वहीं अगर बात करें प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो यह किया गया था 7 जून 1955 को किया गया था। वहीं आपसे पूछा जाए कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन से थे, तो यह शॉर्ट फॉर्म आप बीजी खेर रख सकते हैं याद। वहीं अगर आपसे पूरा पूर्ण रूप पूछा जाए तो इसका बाला साहेब गंगाधर खेर इसका पूर्ण रूप है, जो कि बम्बई उस समय के जो हमारा मुंबई पहले बम्बई हुआ करते थे उस राज्य का भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिसको राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक कब गठित की गई थी, तो संसदीय राजभाषा की पहली बैठक हमारा 16 नवंबर 1957 को गठित किए गए थे। यानी 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन से थे, तो यह थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो कि भूतपूर्व केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके थे। या आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन से थे, तो इसका भी उत्तर हमारा पंडित गोविंद बल्लभ पंत होगा। इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि संसदीय राजभाषा समिति का पुनर्गठन, यहाँ पर आप गठन भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर हमारा जनवरी 1976 इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष उस समय कौन से थे, तो तत्कालीन जो हमारा संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष हमारा गृह मंत्री होते हैं, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री ओम मेहता थे, जिसको उस समय अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा महामहिम राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। संसदीय समिति ने अपनी प्रथम बैठक के बाद राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो यह 8 फरवरी 1959 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति के राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश किस वर्ष जारी किए थे, इसका सही उत्तर 1960 हो जाएगा। राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति के आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा राजभाषा संकल्प किस वर्ष पारित किया गया, तो इसका सही उत्तर 18 जनवरी 1968 को राजभाषा संकल्प लोकसभा और राज्यसभा दोनों को साथ में कार्यान्वित करके पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है, तो इसका सही उत्तर हमारा अनुच्छेद 344 का 4 उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर टोटल 30 की संख्या में होते हैं, जिसके अध्यक्ष की बात करें तो भारत का गृह मंत्री जो कि वर्तमान में अभी अमित शाह जी है। और इसमें अगर बात करें कि टोटल मेंबरशिप की, तो लोकसभा से इसमें 20 सदस्य आते हैं, जबकि राज्यसभा से इसमें टोटल 10 सदस्य आते हैं, जिससे टोटल सदस्यों की संख्या संसदीय राजभाषा समिति में 30 की संख्या में होते हैं। नेक्स्ट बात करिए कि संसदीय राजभाषा समिति की कुल कितनी उप समिति है, तो 3 उप समिति इसका है। नेक्स्ट प्रश्न बात करें तो संसदीय राजभाषा समिति के कौन सी उप समिति द्वारा रेल मंत्रालय का निरीक्षण किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हमारा दूसरी उप समिति के द्वारा रेल मंत्रालय का निरीक्षण किया जाता है। आगे इसका डिटेल में देखते हैं कि पहली उप समिति में कौन कौन से टोटल मंत्रालय आते हैं। इसमें हमारा रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय,
कार्मिक एवं लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, योजना आयोग, सामाजिक न्याय और आधारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, विधि मंत्रालय एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, और लास्ट हमारा है पंचायती राज मंत्रालय। ये सारे मंत्रालय हमारे पहली उप समिति के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपसे मेनली कभी कभी पूछा जा सकता है रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बारे में मेनली पूछा जा सकता है कि कौन सी उप समिति में आती है। तो इसका सही उत्तर आप पहली उप समिति सही टिक करना है। नेक्स्ट है दूसरी उप समिति के अंतर्गत कौन कौन से मंत्रालय आते हैं। तो आप पहले ही देख चुके हैं कि रेल मंत्रालय का निरीक्षण दूसरी उप समिति के अंतर्गत आता है। वहीं इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग और पर्यटन मंत्रालय। ये सारे मंत्रालय हमारा दूसरी उप समिति के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर तृतीय उप समिति की बात करें तो इसके अंतर्गत हमारा वित्त मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, खान एवं खनिज मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय। ये सारे मंत्रालय हमारे तृतीय उप समिति के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपसे मेनली वित्त मंत्रालय से काफ़ी सारे प्रश्न आ चुके हैं, आगे भी आने की संभावना रहेगी। इसलिए आप वित्त मंत्रालय के खासकर याद कर लें कि यह तीसरी उप समिति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा, संसदीय राजभाषा समिति के मुख्य ड्यूटी क्या होता है। टू रिव्यू द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी, जो हमारा हिंदी का विकास होता है प्रोग्रेसिव यानी प्रागैमिक विकास, उसका रिव्यू करना होता है संसदीय राजभाषा समिति का मुख्य ड्यूटी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसका अध्यक्ष की बात करें तो यह प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में हमारे नरेंद्र मोदी जी है। वहीं उपाध्यक्ष की बात करें तो यह गृह मंत्री है। वहीं इसकी टोटल सदस्य की संख्या बात करें केंद्रीय हिंदी समिति की तो यह टोटल सदस्य 41 की संख्या में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो भारत का रेल मंत्री होता है, यानी प्रत्येक मंत्रालय के लिए अपना अपना एक सलाहकार समिति है, हिंदी सलाहकार समिति। अगर आपसे रेल मंत्री है तो भारत का रेल मंत्री हो जाएगा। वित्त मंत्री वित्त से रिलेटेड यानी वित्त मंत्रालय से रिलेटेड पूछे तो वित्त मंत्री हो जाएंगे, गृह मंत्री हो जाए। उस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी सलाहकार समिति किस मंत्रालय की गठित की गई है। तो ये सभी मंत्रालय के लिए गठित की गई है, जिसमें वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक होना जरूरी है, यानी 3 माह पर इसका बैठक कम से कम होना जरूरी है हिंदी सलाहकार समिति के प्रत्येक मंत्रालय में जो भी गठित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष या माह का होता है। तो मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल 1 वर्ष या 12 माह का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय हिंदी से संबंधित परीक्षाएं आयोजित करता है। तो इसका सही उत्तर हमारा होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय आयोजित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के अनुसार संवैधानिक नियमों, विनियमों, आदेशों और अनुवाद कौन करता है। तो इसका सही उत्तर हमारा विधि मंत्रालय यानी लॉ मिनिस्ट्री इसका अनुवाद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो उदंत मार्तंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी गठन की बात करें
तो जून 1975 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग यानी कि राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के कितने भाग हैं? तो इसका सही उत्तर 3 भाग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रलेख कर्मचारी को किस भाषा में दिए जाने का प्रावधान है? हिंदी या अंग्रेजी? कर्मचारी जिस भाषा में चाहता हो उसमें उसको दिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के मध्य किन भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का अपेक्षित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो यह गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, यानी होम मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति यानी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जो होता है डिवीज़न लेवल पर, उसके अध्यक्ष हमारे मंडल रेट प्रबंधक यानी DRM साहब होते हैं। और वहीं वर्कशॉप लेवल की बात करें तो यह होता है CWM यानी चीफ वर्कशॉप मैनेजर होता है। वहीं अगर क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर बात करें तो जोनल रेलवे स्तर पर तो इसका अध्यक्ष हमारा महाप्रबंधक यानी जनरल मैनेजर होते हैं, यानी GM होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? तो यह 3 माह में एक बार होती है। वहीं आपसे अगर बात वर्ष में पूछा जाए तो वर्ष में आप 4 बार टिक करके आएंगे, लेकिन यहाँ पर 3 माह में एक बार होते हैं। नेक्स्ट है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? तो यह 6 माह में एक बार होती है। वहीं वर्ष में पूछे तो वर्ष में 2 बार करना है टिक। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष राजभाषा विभाग यानी गृह मंत्रालय के सचिव होते हैं। इसकी स्थापना राजभाषा विभाग की स्थापना जून 1975 में हुआ था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो इसका सही उत्तर वर्ष में यहाँ पर पूछा गया है तो वर्ष में 4 बार, वहीं अगर 3 महीने पर एक बार आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो इसका सही उत्तर हमारा 4 बार हो जाएगा वर्ष में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमुख नगरों में गठित नगर भाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका सही उत्तर नगर में स्थित केंद्रीय सरकार का वरिष्ठतम जो अधिकारी सीनियर ऑफिसर्स होंगे उसको इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1 मार्च 1971 को किया गया था, जिसके मुख्यालय नई दिल्ली में है। यानी इसका सही उत्तर हमारा है कि अनुवाद ब्यूरो का गठन हमारा 1 मार्च 1971 को, और मुख्यालय पूछा जाए तो नई दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी समिति प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है? तो इसका सही उत्तर है संसदीय राजभाषा समिति को आलेख एवं साक्ष्य उप समिति इसकी मसौदा तैयार करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह रेल मंत्री होते हैं। पहले रेलवे हिंदी सलाहकार समिति का गठन कब किया गया था? तो यह 1973 में किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष उस समय के रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रपति के 1952 के आदेशों के अनुपालन के लिए रेलवे बोर्ड ने किस वर्ष हिंदी सहायक के एक पद का सृजन किया गया था? तो वर्ष 1952 में रेलवे बोर्ड की सामान्य शाखा के द्वारा एक सहायक हिंदी सहायक का पोस्ट क्रिएट किए गए थे, वर्ष 1952 में।
नेक्स्ट प्रश्न है कि रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले कब तैयार किया गया तथा उस समय रेल मंत्री कौन थे? तो 1956 में सबसे पहली बार इसका हिंदी अनुवाद करवाया गया था। उस समय रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर 1960 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी पर सामाजिक सामसिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो इसका सही उत्तर 351 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो किस अनुच्छेद में निर्देश है कि संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाएगा? तो यह अनुच्छेद 351 में बताया गया है। नेक्स्ट है कि रेल हिंदी प्रवेश समिति के सचिव कौन होते हैं? तो यह हमारा महाप्रबंधक यानी जनरल मैनेजर होते हैं। नेक्स्ट है कि जो लीला जो हमारा प्रयोग ऐप की जाती हैं वो हमारा लर्न टू हिंदी के लिए किए जाते हैं। मंत्रा होता है वो इंग्लिश टू हिंदी के लिए ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। और पर्यवेक्षक जो हमारा वो हिंदी टेक्स्ट टू हिंदी सर्च में बदलने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है किसके अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी करते हैं? तो राजभाषा संकल्प के अनुपालन के लिए जो हमारा 1968 में पारित किए गए थे उसके अनुपालन के लिए हमारा राजभाषा विभाग प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों और करारों को किस भाषा में तैयार किया जाना अनिवार्य है? तो यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तैयार किया जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों में कितना प्रतिशत पत्राचार हिंदी में होना चाहिए? तो जो विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालय है उसमें 30% का प्रावधान किया गया है। वहीं अगर भारत में पूछे तो भारत में 100% का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है कि कितने प्रतिशत कर्मियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान होने पर कार्यालय को राजभाषा नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हमारा 80% अगर हमारा कर्मियों का हिंदी का साधक ज्ञान हो तो कार्यालय के जो राजभाषा नियम होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो नियम 10(4) के अधीन वो इसको हिंदी में करने के लिए अधिसूचित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी का कैसा स्थान है? तो यह 6ठा स्थान है। राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है और ये पहली बार 1953 को मनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा 3 वर्ष का होता है। हिंदी सलाहकार समितियों में गैर सरकारी सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो यह 15 की संख्या में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सरकारों के कितने कार्यालय होने पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जा सकता है? तो इस केंद्रीय सरकार 10 कार्यालय कम से कम हो जाए तो केंद्रीय नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 210 का पहला किस पर लागू नहीं होते हैं? जो हमारा जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जो 2 पार्ट हुए हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये दोनों पर यह लागू नहीं होते हैं। राजभाषा नियम 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का समुचित अनुपालन का उत्तरदायित्व किस पर होता है? तो यह प्रशासनिक प्रमुख पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाही किस भाषा में होगी? तो यह केवल अंग्रेजी लैंग्वेज में की जाएगी जो कि अनुच्छेद 348 में बताया गया है। नेक्स्ट है कि संघ की राजभाषा की स्वर्ण जयंती किस वर्ष मनाई गई थी? तो यह 1999 को मनाया गया था। राजभाषा संकल्प कब प्रकाशित किया गया था? तो 1968 में। राजभाषा नियम 6 के अनुसार धारा 33 के अंतर्गत जारी किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग संबंधी जिम्मेवारी किसकी होगी? तो उस पर जो अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे उसकी जिम्मेवारी होगी कि वो
राजभाषा नियम 6 के अनुसार यह सुनिश्चित कर सके कि जो दस्तावेज जारी किया जा रहा है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मौजूद है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनिकोड मानक से किस भाषाओं का इनोकोड किया जा सकता है? तो यह सभी भाषाओं का इनोकोड किया जा सकता है। यूनिकोड कौन सा मानक है? अंतर्राष्ट्रीय मानक है। राजभाषा आयोग अपनी सिफारिशों किसे प्रस्तुत करते हैं? तो यह राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। राजभाषा विभाग की त्रैमासिक गृह पत्रिका का नाम क्या है? तो राजभाषा भारती इसका नाम है। कोयल किसकी गृह पत्रिका है? तो कोयल मंत्रालय का। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की परीक्षा कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हमारा संसदीय राजभाषा समिति होता है, वो राजभाषा आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति किसके प्रतिवेदन के आधार पर आदेश जारी करता है? तो यह जो हमारा एग्जामिनेशन करते हैं राजभाषा आयोग के, जो राजभाषा समिति करते हैं, वो संसदीय राजभाषा समिति के आधार पर ही राष्ट्रपति अपना प्रतिवेदन जारी करते हैं। यानी सबसे पहले राजभाषा आयोग अपना रिपोर्ट संसदीय राजभाषा समिति के पास सबमिट करते हैं, जो इसकी एग्जामिनेशन करते हैं कि सही या गलत है। उसके बाद यह सबमिट अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति के पास देते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति अपना प्रतिवेदन के आधार पर अपना आदेश जारी करते हैं। राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है? तो राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 4(3) के अंतर्गत राजभाषा समिति का प्रतिवेदन संसद के किस सदन में रखा जाता है? तो यह दोनों सदन में रखा जाता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में रखा जाता है। राजभाषा अधिनियम की धारा 8 की शक्तियों का उपयोग कर केंद्र सरकार ने क्या जारी किया है? तो राजभाषा नियम 1976 जारी किया है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नागपुर में किया गया था और 1975 में पहली बार आयोजित किए गए थे। विश्व हिंदी सचिवालय किस देश में स्थित है? तो यह मॉरिशस में स्थित है। विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो टोटल लगभग 2800 भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाएं किस भाषा परिवार से निकली है? तो यह द्रविड़ भाषाओं से हमारा इसका निकला, भाषा परिवार से निकला है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न भाषाओं में से किसकी लिपि देवनागरी है? तो हिंदी, मराठी या नेपाली सारी का लिपि स्क्रिप्ट देवनागरी, यानी ऑल ऑफ देम हमारा सही उत्तर होगा। द्रविड़ कुल को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? तो द्रविड़ कुल को छोड़कर सभी भाषाओं का विकास अपभ्रंश भाषाओं से हमारा इसका विकास हुआ है। नेक्स्ट है, रबड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली। तो खड़ी बोली हमारा लगभग दिल्ली, मेरठ और सहारनपुर सारे इलाकों में भी बोले जाते हैं। बोलने वालों की संख्या के अनुसार विश्व में हिंदी का क्या स्थान है? तो हिंदी का स्थान दूसरा रखा गया है बोलने वालों की संख्या के अनुसार। इन्हीं में से किस में ब्रज भाषा से संबंधित साहित्य की रचना कराए हैं? तो सूरदास सही उत्तर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसकी रचना अवधी भाषा में की गई है? तो तुलसीदास और मोहम्मद जायसी, इसका दोनों सही उत्तर होगा। इनमें से कौन सी खड़ी बोली बोली जाती है? तो यह साकेत, प्रिय, प्रवास, कामयनी सारे हमारा बोली खड़ी बोली के रूप में बोले जाते हैं। खड़ी बोली के प्रथम प्रसिद्ध कवि कौन से थे? तो अमीर खुसरो जी थे। भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति मूलतः किस प्राचीन भाषाओं से हुई है? तो यह संस्कृत भाषाओं से हुई है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय किस देश में है? तो भारत में वर्धा में है। विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह मॉरिशस में हुआ था 2008 ईस्वी में। उर्दू और अरबी किस लिपि से लिए गए हैं लिखी जाती है? तो यह फारसी लिपि में लिखी जाती है उर्दू और अरबी। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS द्वारा जारी IS 16500.2012 मानक किस
क्षेत्र से संबंधित है। यह देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी से संबंधित है, जिसको 2012 में जारी किया गया था। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से किया गया है। भारत के किस संस्था ने देवनागरी लिपि का मानकीकरण किया है? तो भारतीय मानक ब्यूरो ने किया है। देवनागरी लिपि के वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? टोटल 52 का प्रावधान है और इसमें स्वर की 11, मूल व्यंजन 35 है, जिसमें बाद में 2 ऐड किया गया है और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 दिए गए हैं। नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं शामिल किए गए हैं? तो टोटल 22 भाषाओं अभी वर्तमान में है, जो कि अगर आपसे मूलतः भाषाएं जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाएं थे। बारी बारी से देखते हैं कि मूल भाषाओं में हमारा कौन कौन से भाषाएं थे। तो सबसे पहला भाषा हमारा असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल और तेलुगु, उर्दू, ये टोटल 14 भाषाएं थे, जिसे इनिशियल 14 लैंग्वेज के अंतर्गत रखा गया था। बाद में जो 8 भाषाएं ऐड किए गए थे, इसमें पहला भाषा था हमारा सिंधी, जिसे 21वें अमेंडमेंट 1967 के द्वारा ऐड किया गया था। नेक्स्ट 3 भाषाओं को ऐड किया गया था। 71वां संविधान 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किए गए थे। नेक्स्ट लास्ट जो हमारा अभी तक सबसे अंतिम बार संशोधन किया गया था, इसमें 4 लैंग्वेज को शामिल किया गया था, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली को ऐड किए गए थे, जिसे 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ऐड किए गए थे। वहीं इसके अलावा बात करें कोंकणी के लिए अभी तक कोई लिपि का प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट आपसे यह पूछा जा सकता है कि 8वीं अनुसूची में विदेशी भाषा कौन से है? तो यहाँ अंग्रेजी को आपको ऑप्शन में देखकर सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर सही उत्तर आपका नेपाली हो जाएगा। वही प्रथम भाषा की बात करें तो असमिया, अंतिम भाषा संताली हो जाएगा, विदेशी भाषा नेपाली। वहीं अनुच्छेद के प्रावधान की बात करें 8वीं अनुसूची के लिए तो अनुच्छेद 344 का 1 और 351 के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है कि 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? 1967 में। नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में। वहीं अगर मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 2003 में। 92वें संशोधन द्वारा इसको ऐड किया गया था। मराठी भाषा का लिपि क्या है? तो यह देवनागरी लिपि हो जाएगा। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त पर 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त तो है, लेकिन ये 8वीं अनुसूची जो टोटल हमारा 22 लैंग्वेज अभी है उसमें शामिल नहीं किया गया है। संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए 1965 तक कौन सी भाषा मुख्य राजभाषा थी और कौन सी राजभाषा सहायक थी? तो अंग्रेजी 1965 से पहले हमारी अंग्रेजी मुख्य राजभाषा थी, जबकि हिंदी सहायक राजभाषा थी। लेकिन 1965 के बाद जो अब हमारा जो राजभाषा अधिनियम 1963 जब जारी किए गए थे, उसके बाद जब संशोधित हुआ था 1967 में, तो यह हमारा अंग्रेजी जो हमारा है वो सहायक हो गया और हिंदी हमारा मुख्य राजभाषा के रूप में प्रयोग किए जाने लगे। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। वहीं विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा कौन सी है? तो यह हिंदी हो जाएगा। नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, राजभाषा अधिनियम 1963 यानी राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 को कब पारित किया गया? तो दिया 10 मई 1963 को पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि राजभाषा अधिनियम एक्ट 1963 को कब संशोधित किया गया? तो यह 1967 इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम यानी एक्ट 1963 को संशोधित रूप
कब पारित हुआ था? तो यह संशोधित रूप से 16 दिसंबर 1967 को पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजभाषा अधिनियम एक्ट 1963 यानी अधिनियम 1963 क्यों पारित किया गया? तो यह पारित इसलिए किया गया 1965 के बाद हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के प्रयोग जारी रखने हेतु इसका प्रयोग किया गया था, पारित किया गया था। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं यानी सेक्शंस है? तो टोटल 9 धाराएं का प्रावधान किए गए हैं राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत। राजभाषा अधिनियम एक्ट जो हमारा 33 है उसमें कब से लागू हुआ था? तो राजभाषा अधिनियम की धारा 33 26 जनवरी 1965 को लागू हुए थे। राजभाषा अधिनियम की धारा 33 अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी है? तो इस पर साइन करने वाले अधिकारी की। नेक्स्ट है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 33 की किससे संबंधित है? तो यह द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी से संबंधित है। इसमें टोटल 9 धाराएं की बात करें तो पहली में बात किया गया है संक्षिप्त नाम और इसके पर कब से प्रारंभ हुआ था। दूसरा में प्रावधान किए गए हैं परिभाषाएं का। तीसरे में किया गया संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए और संसद के प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का स्थान। 3 के 1 में धारा में बताया गया है किसी भी बात के लिए उत्तर हिंदी या अंग्रेजी दोनों में देना है। और इसके अलावा नियम 4 में बात किया गया धारा 4 में कि राजभाषा के संबंध में समिति गठन किया जाएगा। यह धारा 4 में बताया गया जो संसदीय राजभाषा समिति है उसका गठन यही 1963 राजभाषा अधिनियम के धारा 4 के अंतर्गत बताया गया है। वहीं धारा 5 की बात करें तो केंद्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद किया जाएगा। वहीं धारा 6 में बताया गया है कि राज्य अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद होगा, यानी इसमें केंद्रीय का बताया गया, इसमें राज्य स्तर का बताया गया है। नियम 7 में बताया गया है कि उच्च न्यायालयों का निर्णय में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक उपयोग किया जाएगा। नियम 8 में यानी धारा 8 में बताया गया है कि नियम बनाने की शक्ति दी गई है धारा 8 में। वहीं धारा 9 में जो हमारा कतिपय उपबंधों का जम्मू कश्मीर पर लागू न होना, यानी जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य हुआ करते थे अब यह 2 यूनियन टेरेटरी में बढ़ चुके हैं, एक हमारा लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, दोनों पर यह नियम धारा 9 लागू नहीं होते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 की कौन सी धारा के तहत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो यह धारा 8 के अंतर्गत। राजभाषा अधिनियम 1963 तथा संशोधित 1967 की कौन सी धारा के उपबंध जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो यूनियन टेरेटरी में अब बढ़ चुके हैं उस पर लागू नहीं होता है? तो यह धारा 6 और धारा 7 भी लागू नहीं होता है, यानी सेक्शन 6 और 7। धारा 3 का संबंध हिंदी के प्रयोग में लाया जाएगा, साथ ही उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा यानी भेजा जाएगा। राजभाषा अधिनियम 1963 की कौन सी धारा संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है? तो यह धारा 4 से संबंधित है। हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया जाएगा? तो यह अधिनियम 1967 पारित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत धारा 3 जो प्रयोग किए जाते हैं उसमें कुल कितने दस्तावेज आते हैं? तो इसका प्रश्न का जवाब आप देख सकते हैं कि जो हमारा धारा 3 है राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत इसमें टोटल 14 दस्तावेज आते हैं, जिसमें आप संकल्प, समान आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति, संविदा, करार, लाइसेंस, परमिट, सूचना, निविदा प्रारूप एवं सूचना, संसद के किसी सदन के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट, जबकि अन्य कागजात में आपका आरक्षण चार्ट वगैरह आते हैं। इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये आप देख सकते हैं कि कौन सा दस्तावेज धारा 3 के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप जानते हैं करार आता है, प्रेस विज्ञप्ति आता है, निविदा सूचना आता है, यानी ऑल ऑफ देम, यानी कौन सा नहीं आता है? तो ऑप्शन डी कोई नहीं, यानी तीनों के तीनों आते ही हैं।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन से दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है। तो समान आदेश है, संकल्प है और संविदा है। तीनों को द्विभाषी यानी हिंदी और अंग्रेजी में जारी करना अनिवार्य है। यहाँ पर नियम जो हमारा बताया गया है कि राजभाषा अधिनियम 1963 के धारा 3(3) जो है, इसमें यह प्रावधान है कि कोई भी जो दस्तावेज जारी किया जाता है वो हिंदी या अंग्रेजी यानी बाईलिंग्वेज फॉर्मेट में जारी किए जाएंगे। यानी इसमें जो 14 दस्तावेज जो टोटल है उसमें कोई भी आपका अगर जारी किया जाता है तो वह बाईलिंग्वल फॉर्मेट में जारी किए जाएंगे। जिस पर भी प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी ऑल ऑफ देम हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजभाषा अधिनियम के धारा 3(3) के अनुसार 14 कागज पत्रों को किस भाषा में जारी किया जा सकता है। तो हिंदी और अंग्रेजी आप पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजभाषा नियम 1976 यानी ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यानी राजभाषा नियम 1976 कब पारित किया गया था, या 1976 में ही पारित किया गया था। वहीं अगर डेट पूछा जाए तो 17 जुलाई 1976 इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजभाषा नियम 1976 का प्रथम संशोधन यानी अमेंडमेंट 1987 में किया गया था। नेक्स्ट है राजभाषा में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो इसका प्रश्न का जवाब देने से पहले आप ऑप्शंस को एक बार देख ले, क्योंकि किसी किसी डिवीज़न में यह 3 बार लेते हैं, लेकिन अभी ये हाल में 2016 में इसका संशोधन किया गया है, जिसको देखते हुए 4 बार होगा। लेकिन किसी किसी डिवीज़न में 3 संशोधन ही लिया करते हैं, जो कि 1987, 2007 और 2011 है। अगर 4 ले तो 2016 को भी ऐड किया जाएगा, अगर 3 ले तो बाकी 3 फॉर्मेट आप देख सकते हैं। राजभाषा नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में उल्लेखित है। तो यह नियम 12 में उल्लेखित है, जो राजभाषा नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व का उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी पत्रों का जवाब उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देने के लिए राजभाषा नियम 1976 के किस उपनियम में निर्देश दिए गए हैं। तो यह निर्देश नियम 5 में दिए गए हैं कि अगर कोई भी पत्र आता है तो उसका हिंदी में जवाब दिया जाना अनिवार्य है। राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं। तो यह टोटल 12 नियम हैं। राजभाषा नियम 1976 किस राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। तो यह तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं होते हैं। वहीं अगर टोटल 12 नियमों की बात करें कौन कौन से है, तो नियम पहला में बात किया गया है संक्षिप्त नाम, यानी किसी भी आप देख सकते हैं कि कोई भी नियम या अमेंडमेंट या एक्ट आते हैं तो उसका पहला नियम उसके संक्षिप्त नाम और उसका प्रारंभ कब हुआ था इसके बारे में चर्चा की हुई रहती है। नियम 2 में इसकी परिभाषा के बारे में बताया गया है। नियम 3 में राज्य आदि और केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न भिन्न कार्यालयों के साथ पत्र आदि के बारे में बताया गया है। नियम 4 में बताया गया है केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्राचार के बारे में बताया गया है। नियम 5 में हिंदी पत्रों का जवाब हिंदी में दिया जाना चाहिए। नियम 6 में बताया गया है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का प्रयोग किया जाए। नियम 7 में आवेदन और अभ्यावेदन का बारे में बताया गया है। वहीं अगर नियम 8 की बात करें तो केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणियों का लिखा जाना हिंदी या अंग्रेजी के बारे में बताया गया है। नियम 9 में हिंदी में प्रवीणता के बारे में यानी प्रोफिशिएंसी होता है उसके बारे में बताया गया है। और नियम 10 में हमारा हिंदी का कार्य साधा ज्ञान होना बताया गया है। वहीं नियम 11 की बात करें तो मैनुअल संहिताएं प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य लेखन सामग्री के बारे में बताया गया है। वहीं नियम 12 की बात करें तो अनुपालन का उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है कि राजभाषा नियम के 4(a) के अनुसार केंद्र सरकार व अन्य मंत्रालयों के बीच पत्राचार किस भाषा में होगा। तो इन हिंदी या इन अंग्रेजी यानी अंग्रेजी या हिंदी दोनों में किया जाएगा। कार्य साधा ज्ञान की परिभाषा राजभाषा के किस नियम में दी गई है। तो यह नियम 10 में दिया गया है।
राजभाषा नियम का 1976 का अंतिम संशोधन 2016 में किया गया है, लेकिन किसी किसी डिवीज़न में 2011 ले, तो आप ऑप्शन एक बार देख ले। 1987 में कौन सा संशोधन किया गया था? तो 1987 में अंडमान निकोबार द्वीप जो हमारा द्वीप समूह है को क क्षेत्र में लाया गया था। 2007 के जो संशोधन किए गए थे 1976 वाले राजभाषा नियम का, तो उसमें बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का विभाजन के बाद अस्तित्व में आए झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड को क क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया था। 2011 वाले संशोधन की बात करें तो दादर और नागर हवेली तथा दमन द्वीप को क क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए गए थे। इसके बाद 2016 में भी इसका संशोधन किया जा चुका है। राजभाषा नियम के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो राजभाषा नियम के अनुसार भारतीय राज्यों को 3 क्षेत्र में बांटा गया है, जो यूनियन टेरिटरी वगैरह है, जिसको क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में ए रीजन, बी रीजन और सी रीजन के अंतर्गत डिवाइड किए गए हैं। अब देखेंगे कि कौन कौन से राज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत है। तो क क्षेत्र के अंतर्गत हमारा बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आते हैं। वहीं अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें कि क क्षेत्र में कौन कौन से है, तो यह दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं क क्षेत्र के अंतर्गत। वहीं अगर आपसे पूछे कि टोटल कितने राज्य हैं, तो टोटल राज्य की संख्या इसमें हमारा 9 और 2 यूनियन टेरिटरी है। वहीं टोटल 11 हमारा क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यूनियन टेरिटरी और राज्य मिलकर। ख क्षेत्र की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश में हमारा चंडीगढ़, दमन दीव और दादर और नागर हवेली हमारा क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमारा टोटल 3 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी यानी टोटल 6 हमारे आते हैं। ऊपर में आप देखे थे टोटल 11 और नीचे हमारा टोटल 6। बाकी जो रिमेनिंग हमारा यूनियन टेरिटरी या स्टेट होते हैं वह ग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी क और ख क्षेत्र के अलावा बचे सारे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ग क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। क्षेत्र क में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं? तो हमारा इसमें 11 हो जाएंगे। वहीं ख क्षेत्र में 6 हमारा सही है। नेक्स्ट है किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो यह हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम की राजभाषा अंग्रेजी हो जाएगी। किन राजभाषाओं में उर्दू को राजभाषा के द्वितीय राजभाषा के रूप में प्रयोग किया गया है? तो हमारा जो आंध्र प्रदेश और बिहार है इसमें उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में लिया गया है। नेक्स्ट है कि डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी हमारा अब यूनियन टेरिटरी हो गए जम्मू कश्मीर, इसमें हमारा लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों ले सकते हैं। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो यह गुजराती नहीं लिखी जाती, बाकी हिंदी, संस्कृत और मराठी सारे देवनागरी लिपि में ली जाती है, जबकि गुजराती हमारा देवनागरी लिपि में नहीं लिखा जाता है। लक्षद्वीप, पुडुचेरी किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो यह ग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इनमें से ग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संघ शासित राज्य कौन सा है जिसे वर्ष 2019 में शामिल किया गया है? तो जम्मू कश्मीर एवं हमारा लद्दाख जो इलाका है वो हमारा ग क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो हमारा मैप के माध्यम से कि टोटल कि हमारा कौन कौन से राज्य यूनियन टेरिटरीज ख और ग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आप येलो कलर से आप देख पा रहे होंगे कि येलो कलर वाले जो हमारा है वो हमारा क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इस ये टोटल हमारा 9 राज्य है, ये हमारा क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यूनियन टेरिटरी में नई दिल्ली और एक हमारा यहाँ पर अंडमान निकोबार है, ये हमारा क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर ख क्षेत्र की बात करें, जो टोटल जो हमारा वाइट कलर का है वो हमारा ख क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब राज्य हमारा ख क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर इसके अलावा अगर पूछा जाए कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से आते हैं, तो दमन और दीव हमारा ये हो गया, और उसके अलावा हमारा दादर और नागर हवेली, ये सारे हमारे ख क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं जितने हमारा ग्रीन कलर में आप देख रहे होंगे, ये हमारा यहाँ पर हमारा ग्रीन कलर वाले जितने भी ईस्ट हमारा नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, उड़ीसा हो गए, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गए, ये सारे राज्य हमारा महाराष्ट्र के कर्नाटका हो गए, आंध्र प्रदेश हो गए, केरला हो गए, ये सारे राज्य हमारे ग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर उन्हें जो हमारा रेड कलर में देख पा रहे होंगे, इस पर हमारा राजभाषा नियम 1976 लागू नहीं होते हैं। वहीं अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि जो हमारा यहाँ पर लक्षद्वीप है और यहाँ पर पुदुचेरी है, ये हमारा कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही उत्तर आप ग क्षेत्र के अंतर्गत लगाना आपको सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी ट्रेनिंग पर आधारित प्रश्न जो भी है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कौन कौन से पाठ्यक्रम निर्धारित है, तो इसमें टोटल 3 पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं जो कि पारंगत को छोड़कर निर्धारित है। जिसमें 3 पाठ्यक्रम की बात करिए तो प्रबोध, प्रवीण और प्राग की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक यानी एलिमेंट्री हिंदी पाठ्यक्रम यानी प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है, तो यह प्रबोध इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम यानी फाइनल पाठ्यक्रम हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है, तो यह प्राज्ञ इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के हिंदी पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रणाली क्या है, तो रेगुलर, इंटेंसिव, कॉरेस्पॉन्डेंस और प्राइवेट इसका सही उत्तर होगा। प्रत्येक हिंदी पाठ्यक्रम इंटेंसिव परीक्षण को छोड़कर की अवधि क्या है, तो इसका सही उत्तर हमारा 6 माह हो जाएगा। एक वर्ष में कितनी बार हिंदी परीक्षाएं इंटेंसिव परीक्षण को छोड़कर आयोजित की जाती है, तो 2 बार की आयोजित की जाती है। इसकी कितनी कौन से महीने में की जाती हैं, तो यह मई माह और नवंबर मंथ में आयोजित किए जाते हैं। राजभाषा हिंदी से संबंधित नियमित पाठ्यक्रम की परीक्षाएं वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है, तो यह 2 बार आयोजित की जाती है, जिसका आरंभ जनवरी और जुलाई में होता है। वहीं अगर एग्जामिनेशंस की बात करें कि कब होता है, तो मई और नवंबर में होता है। वहीं आरंभ हमारा जनवरी और जुलाई में हो जाएगा। इंटेंसिव परीक्षण के तहत हिंदी परीक्षाएं कब आयोजित की जाती है, तो प्रबोध के लिए 25 डेज वर्किंग डेज पर, प्रवीण के लिए 20 वर्किंग डेज पर और प्राज्ञ के लिए 15 वर्किंग डेज पर इसका हिंदी परीक्षाएं आयोजित किए जाते हैं। उपरोक्त हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए कौन से योग्य है, तो केंद्र सरकार के ग एवं ऊपर के समूह के कर्मचारी इसके हिंदी पाठ्यक्रमों की प्रशिक्षित होने के लिए योग्य है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी परीक्षा कौन आयोजित करता है, तो हमारा गृह मंत्रालय आयोजित करते हैं। हिंदी शिक्षण योजना के अनुसार केंद्र सरकार
कर्मचारियों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किए हैं? तो ए बी सी यानी 4 समूह में वर्गीकृत किए गए हैं। श्रेणी ए के अंतर्गत वर्गीकृत सभी कर्मचारी कौन से हैं? तो जिसका मातृभाषा हिंदी है या उसके इक्वल है उसको श्रेणी ए के अंतर्गत रखा गया है। वहीं श्रेणी बी में जिसका मातृभाषा उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पुश्तो, सिंधी और अदर संगठित जो हमारा भाषा है उसको रखा गया है। वहीं अगर श्रेणी सी की बात करें तो इसमें मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, असमी ये सब लैंग्वेज को ग्रुप सी में रखा गया है। वहीं ग्रुप डी में जो हमारा श्रेणी डी के अंतर्गत वर्गीकृत के कर्मचारी कौन कौन से हैं? जो दक्षिण भारतीय भाषा या अंग्रेजी बोलते हों उसको श्रेणी डी के अंतर्गत रखे गए हैं। उस कर्मचारी की श्रेणी का नाम बताओ जिसे के लिए हिंदी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। यानी ये श्रेणी की जो कर्मचारी है टोटल ए बी सी डी 4 टाइप के कर्मचारी का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें ये श्रेणी के कर्मचारियों का हिंदी प्रशिक्षण देना अनिवार्य यानी आवश्यक नहीं है। श्रेणी बी के कर्मचारियों के लिए कौन से पाठ्यक्रम निर्धारित है? तो यह प्राज्ञिक कोर्स के लिए आवश्यक है। वहीं श्रेणी सी के कर्मचारियों के लिए कौन से पाठ्यक्रम प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है? तो यह प्रवीण इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर श्रेणी डी के कर्मचारियों की बात करें तो प्रबोध पाठ्यक्रम प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए श्रेणी के लिए कोई भी पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है, यानी ए वाले खुद ही हिंदी बोल लेते हैं, इसलिए इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। वहीं बी कैटेगरी के लिए प्राज्ञ, सी के लिए प्रवीण और डी कर्मचारी की डी टाइप के जो कैटेगरी होते हैं जिसको डिवाइड किया गया लैंग्वेज ऑफ टाइप पर, उसमें प्रबोध एग्जामिनेशंस की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है रेगुलर स्ट्रीम के अंतर्गत हिंदी प्रशिक्षण योजना के लिए परीक्षा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या है? तो 15 फरवरी और 16 अगस्त होते हैं। राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? तो मिनिस्ट्री जो हमारा राजभाषा विभाग होता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत वो इसका पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। केंद्रीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण का दायित्व गृह मंत्रालय को कब सौंपा गया? तो यह 1955 को सौंपा गया था जब राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दी गई सभी इंटेंसिव कौन से हैं? तो यह कैश अवार्ड भी हो सकते हैं, लमसम अवार्ड यानी एक मुश्त पुरस्कार या पर्सनल यानी व्यक्तिगत पे भी हो सकते हैं। हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कैश अवार्ड का पात्र कर्मचारी कब होता है? जब लिखित परीक्षा में 55% या उससे अधिक मार्क्स ले आए तभी वो हिंदी कैश अवार्ड के लिए उत्तीर्ण माना जाएगा उसको पात्र। वहीं अगर बात करें हिंटिंग टंकन यानी टाइप राइटिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कर्मचारी को नगद पुरस्कार यानी कैश अवार्ड के लिए कब योग्य माना जाएगा? जब वो 90% या उससे अधिक मार्क्स ऑब्टेन कर ले। वहीं अगर हिंदी स्टेनोग्राफी की बात करें तो 88% या उससे अधिक मार्क्स प्राप्त करते हैं तब वह नगद पुरस्कार के लिए पात्र होंगे। यहाँ पर है डिटेल ऑफ कैश अवार्ड। अगर 55% से अधिक परंतु 60% से कम लाते हैं तो प्रबोध में 400, प्रवीण में 600 और प्राज्ञ में 800 कैश अवार्ड की व्यवस्था की गई है। वहीं अगर 60% से अधिक परंतु 70% से कम हो तो RS यानी 800 रुपये प्रबोध के लिए, प्रवीण के लिए 1200, वहीं प्राज्ञ के लिए 1600 की व्यवस्था की गई है कैश अवार्ड की। वहीं 70% या उससे अधिक लाने वाले को 1600 रुपये प्रबोध को, प्रवीण को 1800 और प्राज्ञ को 2400 रुपये कैश अवार्ड के लिए पात्र हो गए। वहीं हिंदी प्रबोध इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? तो इसमें हिंदी प्रबोध परीक्षा में 70% या इससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले को कितनी नगद पुरस्कार राशि दी जाएगी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले बोला गया है प्रबोध परीक्षा और 70% से अधिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रबोध यहाँ पर है, 70% या इससे अधिक यहाँ पर है। इसमें टोटल 1600 का कॉलम है यानी 1600 इसको कैश अवार्ड दिए जाएंगे। नेक्स्ट है कि 90% से अधिक
परंतु 95% से कम हिंदी टाइपिंग में उसका अगर हो मार्क्स तो उसको 800 रुपये दिए जाएंगे। वहीं 95% से अधिक परंतु 97% से कम हो तो 1600 रुपये हिंदी टाइपिंग के लिए दिए जाएंगे। वहीं अगर 97% या उससे अधिक हो तो हिंदी टाइपिंग एग्जामिनेशन में उसको 2400 रुपये पास करने पर मिलेंगे। वहीं हिंदी स्टेनोग्राफी की बात करें तो 88% या उससे 92% से कम हो तो उसको 800 रुपये दिए जाएंगे। 92% से अधिक परंतु 95% से कम हो तो 1600 रुपये और 95% या उससे अधिक हो तो टोटल 2400 रुपये दिए जाएंगे कैश अवार्ड के रूप में। ये सारे आप ऊपर जितने भी हिंदी टाइपिंग और प्रबोध प्रवीण प्राग के लिए देखे हैं हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए, ये सारे कैश अवार्ड के लिए है। नेक्स्ट है कि लमसम यानी एक मुश्त पुरस्कार के लिए कौन सभी पात्र होते हैं। तो ऑपरेशनल एवं ओपन लाइन स्टाफ हुज पास्ट हिंदी एग्जामिनेशन थ्रू प्राइवेट एफर्ट्स, जो भी ऑपरेशनल या ओपन लाइन के स्टाफ होते हैं उसको अगर हिंदी एग्जामिनेशन प्राइवेट एफर्ट से पास करते हैं तो उसको लमसम अवार्ड दिया जाता है यानी एक मुश्त पुरस्कार। और यह देखेंगे कि कितने कितने पुरस्कार राशि में दिए जाते हैं। तब प्रबोध वाले को 1600 रुपये दिए जाते हैं, प्रवीण को 1500 रुपये, प्राग को 2400, हिंदी टाइपिंग के लिए 1600। वहीं अगर हिंदी स्टेनोग्राफी की बात करें तो 3000 रुपये दिए जाते हैं लमसम अवार्ड यानी एक मुश्त पुरस्कार के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि व्यक्ति वेतन के लिए सभी पात्र कौन हैं। द एम्प्लॉय हु पास द हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब फॉर दियर डेजिग्नेशन, यानी जो व्यक्ति वेतन के लिए सभी पात्र होंगे वैसे कर्मचारी जो अपने जो डेजिग्नेशन के लिए पात्र है प्रिस्क्राइब है उसमें वो हिंदी कोर्स पास कर लेते हैं तब यह व्यक्तिगत वेतन के लिए पात्र होंगे। व्यक्तिगत वेतन के लिए पात्र बनने वाले कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अंक का न्यूनतम प्रतिशत क्या होगा। तो न्यूनतम परसेंट 55% और यह पाठ्यक्रम होगा प्रबोध या प्रवीण। प्राग ज्ञान पाठ्यक्रम में राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कार्य का न्यूनतम प्रतिशत कितना है जो व्यक्तिगत वेतन के लिए पात्र हो जाता है। तो यह लिखित परीक्षा में 60% होना अनिवार्य है। निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम पास करने के लिए दिए जाने वाले व्यक्तिगत वेतन की राशि क्या है। तो पर्सनल पे इक्विवेलेंट टू 1 इंक्रीमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, यानी निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम में जब अगर पास होता है कर्मचारी तो उसको 12 मंथ के लिए एक इंक्रीमेंट के रूप में उसको वेतन वृद्धि किया जाएगा। वहीं अगर स्टेनोग्राफी में होगा तो यह 2 इंक्रीमेंट दिया जाता है 12 मंथ की अवधि के लिए। नेक्स्ट है कि स्टेशनों कार्यालयों में गठित राजभाषा प्रत्यारोपण समितियों से संबंधित कार्य देखने के लिए OLIC यानी ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी क्लर्क को कितना मानदेय दिया जाता है। तो 300 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। स्टेशनों कार्यालयों में आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में की बैठकों में उपस्थित सदस्यों को जो हमारा कॉफ़ी या बिस्कुट के लिए आपूर्ति के लिए कितनी राशि खर्च की जाती है। तो 18 रुपये पर मेंबर खर्च किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधिकारिक कार्य हिंदी में करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा जारी शुरू की गई योजना का नाम क्या है। तो राजभाषा इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम, यानी राजभाषा व्यक्तिगत कैश अवार्ड स्कीम होता है योजना, वो रेलवे बोर्ड के द्वारा शुरू की गए हैं हिंदी में कार्य ऑफिशियल कार्य करने के लिए। राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है। तो 1500 रुपये है। रेलवे बोर्ड की सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के तहत कितने पुरस्कार दिए जाते हैं। 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। सामूहिक नगद पुरस्कार किसे दिया जाता है। द डिपार्टमेंट विच डू प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी इन ऑफिशियल वर्क, जो भी डिपार्टमेंट जो हिंदी वर्क ऑफिशियल वर्क में काफ़ी बढ़िया काम किए होंगे उस डिपार्टमेंट को सामूहिक नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के तहत दी जाने वाली राशि कौन कौन सी होती है। तो फर्स्ट प्राइज के अंतर्गत 6 कैंडिडेट को दिया जाता है जिसमें 2-2 हज़ार प्रत्येक को दिया जाता है, टोटल 12,000 रुपये। सेकेंड प्राइज में टोटल 5 होते हैं
जिसमें 1600 प्रत्येक को दिया जाता है यानी 8,000 रुपये। वहीं थर्ड प्राइज के रूप में 5 व्यक्ति को दिए जाते हैं 1200 रुपये पर, यानी 6,000 रुपये टोटल दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, एक वर्ष में हिंदी में 10,000 से अधिक शब्द लिखने वाले कर्मचारी को दिए जाने वाले पुरस्कार का विवरण दे। तो ये हो जाएगा 2 को दिया जाता है फर्स्ट प्राइज के रूप में और 5,000 रुपये दिए जाते हैं। सेकेंड में 3 कर्मचारी को दिए जाते हैं और इसमें 3,000 रुपये दिया जाता है। थर्ड में 5 कर्मचारी को दिए जाते हैं और इसके अंतर्गत 2,000 रुपये दिए जाते हैं। 10,000 शब्दों की पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कारों का आकलन करने के लिए एक गैर हिंदी भाषी कर्मचारी को दिए जाने वाला अतिरिक्त भार क्या है? तो वेटेज अप टू 20% इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी प्रोत्साहन भत्ते के लिए पात्र बनने के लिए एक टाइपिस्ट स्टेनो द्वारा किए जाने वाला हिंदी टाइपिंग वर्क की मात्रा क्या होती है? तो 5 नोट्स इन अ हिंदी पर डे और 300 नोट्स इन अ हिंदी इन क्वार्टर, यानी 5 नोट्स पर डे बनाए या 300 नोट्स 3 मंथ के अंतर्गत बनाया जा सकता है। एक टाइपिस्ट को दिए जाने वाला प्रोत्साहन राशि क्या हो सकता है? तो RS 160 रुपये पर मंथ हो सकते हैं। वहीं अगर स्टेनोग्राफर की बात करें तो 240 रुपये, यानी टाइपिस्ट को 160 रुपये, वहीं स्टेनोग्राफर को 240 रुपये पर मंथ दिए जा सकते हैं प्रोत्साहन राशि के रूप में। रेलवे में तकनीकी विषयों पर हिंदी में मूल पुस्तक लिखने के लिए कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? टोटल 7 पुरस्कार दिए जाते हैं। मौलिक पुस्तक लेखन योजनाओं के अंतर्गत विचारणीय पुस्तक समान तक कितने पेज का होना अनिवार्य है? तो न्यूनतम 100 पेज का होना अनिवार्य है। तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक लेखन हेतु कौन सी पुरस्कार योजना लागू है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार योजना, जिसमें प्रथम में एक कैंडिडेट को कर्मचारी को दिया जाता है, जिसमें पुरस्कार राशि 20,000 रुपये है, द्वितीय में 10,000 और तृतीय में 7,000 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हिंदी कथा संग्रह, उपन्यास और कहानी पुस्तक लेखन पर दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो प्रेमचंद्र पुरस्कार योजना है, जिसमें प्रथम पुरस्कार में 20,000, द्वितीय में 10,000 और तृतीय में एक सिंगल तीनों में दिए जाते हैं और तृतीय को 7,000 रुपये दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी अन्य भाषा से ली गई अनुमोदित या संपादित पुस्तकों पर विचार नहीं किया जाएगा। एक लेखक को लगातार 2 वर्ष तक पुरस्कृत नहीं किया जाएगा। यानी इस प्रेमचंद पुरस्कार योजना के अंतर्गत यह एक एलिजिबिलिटी रखा गया है कि यह एक कंडीशन फॉलो होना चाहिए कि एक अगर लेखक को जो भी लिखता है उसको लगातार 2 वर्ष तक पुरस्कृत नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदी कविता काव्य संग्रह के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हमारा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना हो जाएगा, जिसमें तीनों प्रथम सेकेंड थर्ड तीनों में एक एक कर्मचारी को दिया जाता है, जिसमें पुरस्कार राशि 20,000, 10,000 और 7,000 रुपये निर्धारित है। जिसमें कंडीशन रखा गया है कि किसी अन्य भाषा से नहीं लिया गया हो और एक लेखक को लगातार 2 वर्ष तक पुरस्कृत नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदी के प्रचार और प्रयोग के लिए रेल मंत्री राजभाषा शिल्ड ट्रॉफी एक वर्ष में सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड के लिए किसे प्रदान किया जाता है? तो यह जोनल रेलवे या प्रोडक्शन यूनिट जोनल रेलवे पर होगा तो अदर्स स्टेशनों या कार्यालयों को दिए जाते हैं। इसमें शिल्ड के साथ साथ 7,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। यानी रेल मंत्री राजभाषा शिल्ड ट्रॉफी कितने पुरस्कार राशि दी जाती हैं? तो इसका सही उत्तर 7,000 रुपये हो जाएगा। अधिकारी द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए कुल कितने पुरस्कार दिए जाते हैं और उसकी धनराशि क्या होती है? तो इसमें 2 टाइप के पुरस्कार दिए जाते हैं। एक हमारा क और ख क्षेत्र के अधिकारियों के लिए दिए जाते हैं, जिसकी शब्द सीमा 20,000 रुपये होते हैं और इसमें पुरस्कार राशि 5,000 रुपये है। जबकि ग क्षेत्र के अधिकारियों के लिए शब्द सीमा 10,000 है और पुरस्कार राशि 5,000 रुपये निर्धारित है। यानी टोटल 2 टाइप के पुरस्कार दिए जाते हैं।
रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना, यानी आम लोगों और रेल कर्मियों के रेल यात्रा संबंधी अनुभव के आधार पर प्रत्येक वर्ष में पाए गए सर्वोत्तम यात्रा वृत्तांत के लिए दिया जाता है, जिसमें प्रथम पुरस्कार में 10,000 रुपये, सेकेंड में एक कर्मचारी को 8,000, तृतीय में एक को दिया जाता है 6,000, जबकि लास्ट है हमारा प्रेरणा पुरस्कार, इसमें 5 को दिया जाता है और 4,000 रुपये इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। नेक्स्ट है राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना। इसके अंतर्गत 3 पुरस्कार योजनाएं हैं, जिसमें पहला है कि भारत के नागरिकों के लिए हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुरस्कार लेखन हेतु दिया जाता है, जिसमें प्रथम पुरस्कार 2 लाख रुपये, द्वितीय 1,25,000, तृतीय 75,000 और लास्ट है हमारा प्रेरणा पुरस्कार, जिसके अंतर्गत 10 व्यक्ति को दिया जाता है और इसकी है टोटल 10,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत सेकेंड पुरस्कार योजना की बात करें तो केंद्र सरकार के कार्मिकों यानी सेवानिवृत्त समिति के लिए हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु, जिसमें प्रथम पुरस्कार में 1 लाख, द्वितीय में 75,000, तृतीय में 60,000 और लास्ट है हमारा इसमें 10 आदमी को दिए जाते हैं। इसकी 10 टोटल हमारा 30,000 रुपये है। लास्ट है केंद्र सरकार के कर्मियों को सेवानिवृत्त सहित हिंदी में उत्कृष्ट लेखन हेतु पुरस्कार है, जिसमें प्रथम पुरस्कार हिंदी भाषी के लिए है और हिंदीतर भाषी। सबसे पहले आप देख ले हिंदी भाषी जहाँ पर हिंदी बोली जाती है और हिंदीतर भाषी जहाँ पर हिंदी का ट्रेनिंग दिया गया हो, यानी किसी कर्मचारी को प्रबोध प्रवीण या प्राग का जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके देने के बाद तो हिंदी भाषी को टोटल 20,000 रुपये दिए जाते हैं। वहीं हिंदीतर भाषी को 25,000, द्वितीय पुरस्कार में 18,000, इसको 22,000 रुपये दिए जाते हैं। तृतीय पुरस्कार में हिंदी भाषी को 15,000 और हिंदीतर भाषी को 20,000 रुपये दिए जाते हैं। हिंदी में उत्कृष्ट लेखन हेतु पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार के कार्मिकों सेवानिवृत्त सहित को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु कौन सा पुरस्कार लिखे निर्धारित है, तो यह राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना है। भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार राशि कितनी है, तो यह 2 लाख रुपये है। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्र सरकार के कार्मिकों सेवानिवृत्त सहित हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार कितनी राशि का है, तो यह 1 लाख रुपए का होते हैं। सरकारी कामकाज टिप्पण आलेख मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें प्रथम पुरस्कार में 2 व्यक्तियों को दिए जाते हैं और 5,000 रुपये होते हैं। द्वितीय में 3 को दिए जाते हैं, 3,000 रुपये होते हैं। तृतीय में 5 को दिए जाते हैं टोटल और 2,000 रुपये इसके लिए निर्धारित है। इस नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रेल कर्मियों को कम से कम कितनी रेल सेवा पूरी की जानी अनिवार्य है। 3 मंथ का मिनिमम सर्विस होना अनिवार्य है, जिसमें अगर इसमें निबंध प्रतियोगिता में भाग लेते हैं निबंधों में शब्दों की सीमा 2500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रथम पुरस्कार वाले को 6,000 रुपये दिए जाएंगे और द्वितीय पुरस्कार वाले को 4,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेल मंत्री व्यक्तिगत पुरस्कार के तहत हिंदी में प्रशंसनीय कार्य करने वाले रेल कर्मियों को कितना राशि प्रदान किया जाता है, तो यह 3,000 रुपये के साथ साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी में काजलीन कार्य करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो व्यक्तिगत नगद पुरस्कार एंड इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम के अंतर्गत दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक किस स्तर के अधिकारियों के लिए दिए जाते हैं, तो यह GM यानी जनरल मैनेजर या उससे अधिक के अधिकारियों के लिए दिया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि की बात करें तो 10,000 रुपये निर्धारित है। नेक्स्ट है कि रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक की पुरस्कार राशि क्या है, रजत पदक साथ में दिया जाएगा। उसे ही 8,000 रुपये के अलावा प्रशस्ति पत्र भी साथ में दिया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना किसके लिए निर्धारित है? तो यह कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक के अधिकारी तथा अराजपत्रित वर्ग के कर्मचारी के लिए है। नेक्स्ट है, महाप्रबंधक पुरस्कार राशि कितनी होती है? तो यह होता है 10,000 रुपये। नेक्स्ट है कि हिंदी तर जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन कौन से किस तरह का नियम है उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि क्षेत्र सी को हिंदी में भेजे जाने वाले पत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है? तो 55% है। सेकेंड प्रश्न है कि हिंदी यदि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में 80% से कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसको कार्यालय को किस नियम के तहत राजपत्र में अधिकृत किया जा सकता है? तो नियम 10 के 4 में यह नियम बताया गया है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का क्या महत्व है? तो दस्तावेजों की द्विभाषी यानी हिंदी और अंग्रेजी में जारी करना। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है? तो 100% है। धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं। यह सुनिश्चित कौन करेगा? जो अथॉरिटी साइन करते होंगे, जो ऑफिसर्स, उसकी यह जिम्मेदारी होगी कि वह साइन करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि वो दस्तावेज हिंदी या अंग्रेजी में है। वहीं टोटल दस्तावेज 14 होते हैं जिसकी चर्चा पहले ही कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि सामान्य आदेश, कार्यालय आदेश, आवंटन आदेश, ज्ञापन परिपत्र आदि किस रूप में जारी किए जाते हैं? तो यह द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी दोनों रूप में जारी किए जाते हैं। हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर किस रूप में दिया जाना है? केवल हिंदी रूप में ही दिया जाना है। नेक्स्ट है कि आवेदन, अपील, प्रतिनिधि को हिंदी में किए गए या हस्ताक्षरित किए रूप में उत्तर दिया जाना केवल हिंदी में ही है। नेक्स्ट है कि कार्यालय, स्टेशन के नाम, स्टेशन के बोर्ड, साइन बोर्ड, पदनाम बोर्ड और जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाली गाड़ी को किस रूप में तैयार किया जाएगा? फॉर्म को किस रूप में तैयार किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हमारा त्रिभाषी, पहला क्षेत्रीय, दूसरा हिंदी और तीसरा अंग्रेजी हो जाएगा। यानी इसमें बोला गया है कि जो कार्यालय स्टेशन का जो नाम बोर्ड होता है, साइन बोर्ड होता है, पदनाम बोर्ड होता है या जनता द्वारा जो भी फॉर्म यूज किए जाते हैं वो सारे त्रिभाषी यानी क्षेत्रीय, हिंदी और अंग्रेजी रूप में तैयार किए जाएंगे। नेक्स्ट है स्टेशनों की उद्घोषणाएं यानी अनाउंसमेंट किस भाषाओं में की जाएंगे? तो यह ट्रायंगुलर यानी सबसे पहले क्षेत्रीय यानी प्रादेशिक भाषाओं में, हिंदी फिर अंग्रेजी भाषाओं में किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि कोचों के रूप बोर्डों को किस भाषाओं में प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है? तो यह त्रिभाषी, क्षेत्रीय, हिंदी और अंग्रेजी में किया जाना अनिवार्य है। रूप बोर्ड को किस अनुपात में प्रदर्शित किया जाता है? तो समान अनुपात में। इन तीनों भाषाओं को समान अनुपात में प्रदर्शित किए जाते हैं। ट्रेन के पैनल बोर्ड को किस फॉर्म में प्रदर्शित किया जाता है? तो क्षेत्रीय, हिंदी और अंग्रेजी 3 फॉर्म में किया जाता है। ट्रेन के नाम बैज किस रूप में तैयार किए जाते हैं? तो द्विभाषी रूप में किए जाते हैं, हिंदी और अंग्रेजी में। फाइलों, रजिस्टरों पर, विषयों पर किस रूप में लिखा जाता है? तो द्विभाषी, हिंदी और अंग्रेजी में। रबर स्टैंप किस रूप में तैयार किए जाते हैं? तो द्विभाषी, हिंदी और अंग्रेजी में। जबकि मानक पत्र जो जनता द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है तो उसको द्विभाषी में किए जाएंगे। वहीं अगर जनता द्वारा उपयोग किया जाए तो वो त्रिभाषी में ही होगा यानी ट्रायंगुलर में। प्रक्रियाओं पर मैनुअल, कोड और अन्य साहित्य किस रूप में मुद्रित किए जाते हैं? तो द्विभाषी यानी हिंदी और अंग्रेजी में। नेक्स्ट है कि लेटर हेड और विजिटिंग कार्ड किस रूप में मुद्रित किए जाते हैं? तो द्विभाषी यानी हिंदी और अंग्रेजी में। ट्रेन के समय सारणी को किस रूप में प्रकाशित किया जाता है? तो हिंदी और अंग्रेजी में। आमंत्रण किस रूप में जारी किए जाते हैं, रेलवे या किसी द्वारा? तो यह द्विभाषी में, हिंदी और अंग्रेजी में। टेलीफोन निर्देशिकाएँ किस रूप में तैयार किया जाता है? तो द्विभाषी यानी हिंदी और अंग्रेजी में। सरकारी वाहनों, दीवारों और फर्नीचरों पर शिलालेखों किस क्रम में लिखा जाता है? तो द्विभाषी यानी हिंदी और अंग्रेजी में। सम्मेलनों की मेजों पर रखे पदनाम बोर्ड को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? तो द्विभाषी यानी हिंदी और अंग्रेजी में।
कार्यविध तथा कार्यसूची टिप्पणियों किस क्रम में तैयार किया जाना है? तो इसका है द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार समाचार पत्रों में केंद्रीय कार्यालयों के विज्ञापन, निविदा, सूचना आदि किस क्रम में प्रकाशित किए जाने हैं? तो द्विभाषी हिंदी या अंग्रेजी इसका सही उत्तर होगा। ट्रेनों के आरक्षण चार्ट किस क्रम में तैयार किया जाना और प्रदर्शित किया जाना है? तो द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी हो जाएगा। राजभाषा नीति के अनुसार कंप्यूटर सिस्टम खरीदते समय क्या सुनिश्चित किया जाना चाहिए? तब फैसिलिटी हिंदी और अंग्रेजी की डाटा एंट्री से फैसिलिटी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हो, इसकी सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। प्रत्येक वर्ष हिंदी के संबंध में कौन से समारोह आयोजित किए जाते हैं? तो राजभाषा उत्सव या हिंदी दिवस समारोह, ये सब आयोजित किए जाते हैं। राजभाषा उत्सव प्रतिवर्ष क्यों मनाया जाता है? राजभाषा को जागरूकता बढ़ाने के लिए, यानी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को कितने प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा आदेश जारी किए जा सकते हैं? तो यह 100% इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी नामपट, सूचना पट, पत्र शीर्ष और लिफाफे पर उत्कीर्ण लेख एवं लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में ही हो, इसका उल्लेख किस नियम में किया गया है? तो 11 के 3 में किया गया है। कर्मचारी बोर्ड आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है या किस नियम में अंतर्गत आता है? तो नियम 7 के 1 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट कुछ लेखक की कृति लिखी गई, इसको आप देख सकते हैं। निर्मला किस प्रसिद्ध लेखक कृति है? तो प्रेमचंद। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो ईसा उल्लाह खां का है। चित्रलेखा किसकी लेखक की कृति है? तो भगवती चरण शर्मा का है। नाटक अंधेरी नगरी किसका लिखा गया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ध्रुव स्वामिनी किस नाटक की रचना है? तो यह जयशंकर प्रसाद की है। कहानी उसने कहा था किसने लिखा था? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। और कफन किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र की। निराला किसका उपनाम है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी का है। ये आप सूर्यकांत सुमित्रानंद पंत के बारे में जान सकते हैं, प्रेमचंद के बारे में है। ये रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बताया गया है, इसकी पूरी डिटेल। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बताया गया है। ये महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी दिवाकर जो हमारा है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिवंश राय बच्चन, ये सब के बारे में बताया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्त के साथ यह वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।